औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जो अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करते रहते हैं, जिनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना पड़ता है, ख़ासकर लंबे अरसा के लिए। जैसे हज और उम्रा ज़ायरीन 1 माह या इससे कम ज़्यादा वक़्त के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना आते हैं। ऐसे सफ़र के दौरान ज़ायरीन और दूसरे मुसाफिरों की कोशिश होती है कि वो अपने साथ रोज़मर्रा की या मामूल की कुछ इस्तेमाल की अद्वियात भी साथ ले जाएं। तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड फार्मासिस्ट, इट वाज इजी फॉर मी टू गाइड यू रिगार्डिंग इट। वैसे तो तमाम अद्वियात जो हैं वो आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। अगर बैरून मुल्क कोई मसला बन जाता है तो कोशिश करें उधर से ही किसी लोकल डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। मगर अगर आपके पास मेडिसिन्स हैं तो आप पाकिस्तान में अपने किसी अजीज़ या जानने वाले डॉक्टर से रब्ता करके रहनुमाई ले लें। कुछ लोग अपने फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स या किसी बीमारी की वजह से कुछ अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। उनको तो ज़ाहिर है अद्वियात अपने साथ सफ़र में ले जानी पड़ती हैं, मगर ज़ाहिर है कि हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह है जिसमें किसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए भी उस वक़्त वक्ती तौर पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे वक़्त को मैनेज करने के लिए भी कुछ लोग अपने साथ एहतियाती तौर पर अद्वियात ले जाते हैं ताकि ऑन द स्पॉट बर वक़्त वो अद्वियात काम आ जाएँ। और दूसरा, अक्सर बैरून मुल्क अद्वियात काफ़ी महंगी होती हैं, तो प्राइस डिफरेंस का जो प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है वो भी ना फेस करना पड़े। और कुछ मेडिसिन फिर ऐसी होती है जो उन्हें यूज़ करनी पड़ती है, मगर वो मेडिकल स्टोर्स वाले, फार्मेसीज़ वाले उन्हें ईज़िली डिस्पेंस आउट नहीं करते, स्पेशली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अब अद्वियात वो मुसाफिर अपने बैग में साथ ले जाते हैं। यह भी ज़हन में रखें कि सिर्फ जो एमरजेंसी यूज़ की मेडिसिन है वो अपने साथ अपने बेशक पॉकेट में रख लें, मगर बाकी जो अद्वियात या एडिशनल मेडिसिन्स वो आप अपने लगेज में, बैग में, मेन बैग में बुक करवाएं। हैंड बैग में कोशिश करें कि ना रखें। और जो भी मेडिसिन्स आप अपने साथ सफ़र में ले जाना चाह रहे हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से या जिससे भी आप रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और उस नुस्खे पर, प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की स्टैंप भी लगवा लें। और अगर आप हज मकसद के लिए आ रहे हैं तो हाजी कैंप से भी उस नुस्खे पर उनकी स्टैंप लगवा लें और सील करवा लें उनको। वो प्रॉपर उसकी पैकिंग कर देंगे ताकि आपको सफ़र के दौरान कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े अद्वियात ट्रांसफ़र करने के हिसाब से। अब आपको किन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सी अद्वियात आपके सफ़र के दौरान आपके लिए काम में आ सकती हैं, वो लिस्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। मेन जेनेरिक जो उसका फार्मूला है वो भी बता देता हूँ और उसका एक आधा ब्रांड बता दूँगा। आप उसी ब्रांड या उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट ब्रांड लेके जा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि आपने कोई भी मेडिसिन बिला वजह नहीं लेनी, खाली पेट नहीं लेनी। कोशिश करें कि पानी के साथ लें, दूध या चाय जो टी टाइम है उस वक़्त ना लें तो बेहतर है। सफ़र में अपने साथ सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स या दूसरे जो ट्रंकुलाइजर्स हैं, नशा आवर अद्वियात हैं, उनको ले जाने से परहेज़ करें, यह आपके लिए मसले का सबब बन सकते हैं। तमाम अद्वियात बस थोड़ी थोड़ी लेकर जाएं, कुछ ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ना इकट्ठी करें। कोई मेडिसिन बच जाती हैं तो उधर किसी कोलीग को दें, उसके काम आ जाए, या फिर वापसी पे आप अपने घर में रख लें, एज़ यू विश। सबसे पहले मैं आपको एंटीबायोटिक्स के ग्रुप के बारे में बता दूं। एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी फार्मेसी वाला आपको नहीं दे सकता, लिहाजा आप इसे अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ले जाएं और इस्तेमाल करें उधर अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही। और अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करते हैं, किसी इन्फेक्शन हो जाती कोई भी और उसके लिए एंटीबायोटिक की आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उस कोर्स को पूरा कीजिए। जितने दिन खाना है, जिस टाइम पे खाना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एंटीबायोटिक्स की डोज इनटेक में अगर आप प्लस माइनस करते हैं, लापरवाही करते हैं, ऊंच नीच करते हैं तो बॉडी में उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है। जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं उनमें एम्पिक्लॉक्स 500 मिलीग्राम, अगमेंटन 6 to 5 मिलीग्राम, विब्रामाइसिन भी आप ले जा सकते हैं 100 मिलीग्राम वाली, और सफिक्सिम 400 मिलीग्राम भी अच्छी है।
ये मल्टीपल इन्फेक्शंस के लिए हैं, जैसे जीआईटी की इन्फेक्शन हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट की, यानी कि मैदे से रेलिवेंट और गुर्दों के सिस्टम से रेलिवेंट कोई इन्फेक्शन हो जाती है, लंग्स फेफड़ों से रेलिवेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रेलिवेंट कोई इन्फेक्शन होता है, या इवन स्किन की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनमें ये एंटीबायोटिक्स यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जिथ्रोमाइसिन जो है ये भी, जो 250 मिलीग्राम है, वो भी स्किन इन्फेक्शन के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब सिम्टम्स के हिसाब से शायद आपको एंटीबायोटिक लेना पड़े, तो अव्वल तो बेहतर है कि आप लोकली किसी उधर डॉक्टर को दिखा दें। अदरवाइज़ पाकिस्तान में अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से रब्ता करके उससे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक कोशिश करें कि ना शुरू करें, मगर एहतियातन आप साथ लेकर जा सकते हैं ताकि प्राइस डिफरेंस का इशू आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि सऊदी या यूएई या दूसरे कंट्रीज़ में जो है एंटीबायोटिक्स काफ़ी महंगी हैं यहाँ। एंटीबायोटिक्स के अलावा जो दूसरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटीवायरल्स हो गए, एंटामेबिक हो गए, उनमें मेनली आपको फ्लैजेल की या इंटेमिजोल डीएस इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पेट के कोई एमेबिक, डिसेंट्री, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए आप फ्लैजेल इंटेमिजोल यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोमक इशू की जैसे बात चली है, तो डिसेंट्री या डायरिया, लूज़ मोशन, इसमें फ्लैजेल इंटेमिजोल ये हेल्पफुल हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिम्टम्स। और साथ में एंटी डायरियल एजेंट जैसे एंटॉक्स पी वगैरह वो भी यूज़ हो सकता है। और अगर आपको डायरिया वगैरह के इशू हो जाते हैं तो कोशिश करें कि जो नॉर्मल फूड आइटम्स हैं ना उनसे कंट्रोल कर लें। अगर तो ये नॉन इन्फेक्शियस डायरिया है तो अमूमन बनानास की इनटेक ज़्यादा करने से, राइस ज़्यादा खाने से, खिचड़ी खाने से, अमरूद वगैरह लेने से ये बेहतर हो जाता है। मगर अगर कोई इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग वगैरह है तो फिर एंटीबायोटिक्स या एंटीमेबिक वो भी साथ में लेनी पड़ सकती है। और अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, क्योंकि अक्सर बैरून मुल्क लग जाने पर कई लोगों को इन्वायरमेंट या पानी वगैरह रास नहीं आता, तो वो पखाना वगैरह आने में प्लस माइनस हो जाता है, तो कब्ज़ होने की सूरत में या कॉन्स्टिपेशन होने की सूरत में उसकी भी कोई मेडिसिन साथ रख लें, जैसे कॉन्स्पिक वगैरह या लैक्टुलोज का सिरप भी हेल्पफुल हो सकता है। खाने का स्टाइल, खाने की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें चेंज होने से भी स्टोमक में मसले हो जाते हैं, जैसे हार्ट बर्न, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस वगैरह। तो उसके लिए आप फिर ISO 20, ओमेगा 20 मिलीग्राम एसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल जो है, या फिर चूसने वाली अगर टैबलेट रखनी है तो ट्राइसिल वगैरह रख सकते हैं, जो कि च्यूएबल होती है और हार्ट बर्न वगैरह को कंट्रोल कर लेती है। मगर ये भी मेडिसिन आपने ज़रूरत के वक्त लेनी है। इनका जो एक्स्ट्रा यूज़ है, बिला वजह यूज़ है या रेगुलर यूज़ है, वो भी स्टोमक के लिए अच्छा नहीं है। जो स्टोमक का इंटरनल एनवायरनमेंट, पीएच एनवायरनमेंट, उसको फिर वो डिस्टर्ब करता है। सफ़र के दौरान अक्सर वॉमिटिंग वगैरह के भी इशू हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई एंटीमेटिक्स भी साथ रख लें, जैसे कि डोमपेरिडोन, जो कि मोटिलियम ब्रांड आप ले सकते हैं, फिर मेटोक्लोप्रामाइड जिसमें मैक्सोलोन वगैरह आ जाती है। इस तरह की आप कोई एंटीएमेटिक ले सकते हैं, एंटीएमेटिक, एंटीनोजिएटिंग। और इंटेस्टाइनल स्पाज्म में पेट दर्द वगैरह है तो उसके लिए फिर नोस्पा या स्पेसरिड ये यूज़ कर सकते हैं। ये फीमेल में जो मेंसेस के इश्यूज़ होते हैं उसमें भी काफ़ी स्पाज्म होता है, तो वो भी फिर अपने पेट दर्द वगैरह के लिए नोस्पा, स्पेसरिड यूज़ कर सकती हैं। और अगर फीमेल्स हाथ जुमरा के लिए आई हैं तो ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर मेंसेस से, इन चीज़ों से भी कोशिश होती है कि इस साइकिल में वो ना एंटर हो, तो उसके लिए भी वो मेडिसिन अपने साथ अपनी गायनोकोलॉजिस्ट की एडवाइस के मुताबिक ला सकती हैं। मगर ये हार्मोनल प्रोडक्ट्स होती हैं तो इनको भी केयरफुली यूज़ करना होता है, तो ये लाजमी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करें। स्टीरॉयडल में जैसा कि बात हुई है, तो एक स्टीरॉयड है बेटनीसोल टैबलेट, वो गार्गल्स के लिए भी अच्छी होती है, गरारे करने के लिए। नीम गर्म नमकीन पानी में डालें, उसे हल्के नमकीन पानी में, और गरारे कर लें, उसके लिए भी वो गले के लिए भी बहुत अच्छी साबित होती है। ओरली भी यूज़ होती है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, मगर वो कोशिश करें कि स्टीरॉयड्स को ओरली ना यूज़ करना पड़े। जहाँ तक गार्गल्स की बात हुई है तो उसमें आप बेटनीसोल के अलावा डिस्प्रिन की टैबलेट डाल के भी गरारे कर सकते हैं।
गरारे के लिए पानी तैयार करने के बाद उसमें 1 या 2 टैबलेट डिस्प्रिन की डाल दें और गार्गल्स कर लें फिर। अब डिस्प्रिन से मैं मूव करता हूँ, जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो हमारा है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का, यानी कि दर्दों के लिए, बुखार के लिए और सोजश के लिए। एक तो उसके लिए डिस्प्रिन यूज़ होती है, मगर वो भी आप कोशिश करें कि डिस्प्रिन से बेहतर है कि आप पैनाडोल यूज़ कर लें। बुखार या दर्द का इशू है तो पैनाडोल से मैनेज कर लें, सोजश ज़्यादा है तो फिर डिस्प्रिन की तरफ चले जाएं, क्योंकि पैनाडोल की एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी ज़रा कम होती है। डिस्प्रिन से कुछ इस वजह से भी अवॉइड कर लें कि वो जो उसमें जेनेरिक जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो फ़ीवर के लिए लोग जब लेते हैं तो उसमें अल्लाह ना करे अगर कोरोना का फ़ीवर है या डेंगू से रेलिवेंट फ़ीवर है तो उसके लिए वो फिर अच्छी नहीं है, मज़ीद प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ कर सकती है। और जो पैनाडोल है इसमें पैरासीटामोल, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है, ये आप पैनाडोल ले लें, बेशक इसमें पैनाडोल एक्स्ट्रा ले लें और पैनाडोल CF ले लें, यानी कि सिंपल पैनाडोल यूज़ करनी पड़े दर्द वगैरह के लिए, बुखार के लिए तो सिंपल ले लें फिर पैनाडोल। अगर साथ में आप कैफ़ीन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिवनेस भी उससे आ जाती है, कैफ़ीन है इसमें बेसिकली। और जो CF है पैनाडोल CF, वो अगर आप साथ में फ्लू या इस तरह की शिवरिंग, तो एंटीहिस्टामिन है इसमें साथ ऐड किया हुआ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दर्दों के लिए अमूमन पॉन्स्टान, ब्रूफिन वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं, मगर जो फर्स्ट लाइन थेरेपी, फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो मेडिसिन है वो पैनाडोल ही रखें। इसके अलावा हज उम्रा में ज़्यादा चलने की वजह से मस्कुलर प्रॉब्लम्स, मस्कुलर पेन्स ये फील होती हैं, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल के साथ एक एडिशनल मसल रिलैक्सेंट होता है, इसमें रिलैक्सोन टैबलेट वगैरह ये ले सकते हैं, और साथ में डिक्लोफेनिक भी ऐड कर सकते हैं सोडियम या पोटाशियम साल्ट में, अकॉर्डिंग टू योर फिज़िकल कंडीशन। फिर कुछ चैनल जैसे कि एंटीपायरेटिक में न्यूप्रोक्स 500 मिलीग्राम या नूब्रल फोर्ट वगैरह भी आ जाती हैं। कोल्ड एंड फीवर के साथ है तो एरिनेक या एरिनेक फोर्ट भी यूज़ की जा सकती है। और कोल्ड एंड फीवर से जैसे कि फ़्लू वगैरह अमूमन हो जाता है तो फ़्लू के लिए फिर या फ़्लू या कोई एलर्जी इस तरह की चीज़ हो जाती है तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक एजेंट्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी होगी है तो उसके लिए जैसे पिरिटोन टैबलेट है, सोफ्टिन टैबलेट है, फैक्सेट है, ये कोई भी आप यही ब्रांड ले लें या इसका अल्टरनेटिव कोई भी ब्रांड ले लें। और नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है या नेज़ल ब्लॉकेज है, फ्लू बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस इश्यूज़ को आप नॉर्मल सलाइन नाक में डाल लें, दोनों तरफ चंद कतरे, 3-4 कतरे डाल लें। उसके लिए आप कोई अच्छा नॉर्मल सलाइन का नेज़ल ड्रॉप को इस बेशक साथ ले जाएं। कफ के लिए या गले के दूसरे इश्यूज़ के लिए, थ्रोट इचिंग वगैरह के लिए आप कोई सिरप वगैरह भी साथ ले जा सकते हैं। पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट सिरप, रेल्टस DM सिरप, तूत स्याह सिरप बड़ा अच्छा है, तो ऐसे सिरप आप देख लें, लिखवा लें डॉक्टर से। खुश खांसी से के हिसाब से, बलगमी खांसी के हिसाब से टिक्सीलक्स सिरप है, रोंडक सिरप है, बेनाड्रिल है, इस तरह के आप सिरप ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो लिखवा लें। फिर थ्रोट इचिंग के लिए, खांसी के लिए कोई लोजेंगस भी पास रख लें, जो चूसने वाली गोलियां होती हैं, जैसे स्टेप्सिल्स वगैरह की होगी, तूत रस की भी आती हैं, इस तरह की कोई भी अच्छी लोजेंगस साथ रख लें। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो फ्लेवर ले सकते हैं। मौसमी हालात, गर्मी वगैरह भी काफ़ी होती है कुछ ममालिक में, सऊदी अरब में, मक्का मदीना वगैरह में गर्मी वगैरह भी हो सकती है, तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। पानी ज़्यादा पिएं, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS के जो साशे हैं वो साथ में रखें। अगर वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही है, डायरिया ज़्यादा हो रहा है, जिससे पानी का खराज बॉडी से ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर इनटेक तो आपने ज़्यादा रखनी है, तो साथ में ORS पानी में मिक्स करके सॉल्व करके पिए। इसके अलावा अमूमन हज उम्रा वगैरह करते वक्त या सैर ज़्यादा कर ली है, ज़्यादा वॉक वगैरह कर लिए तो थकावट भी काफ़ी हो जाती है, बॉडी वीकनेस फील करती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। अपने साथ कोई मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट्स वगैरह रख लें, ये फूड सप्लीमेंट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और ट्रैवलिंग में अक्सर लोगों के कान वगैरह का इशू होता है, कान बजते हैं, वॉमिटिंग, नोज़िया इस तरह की फीलिंग होती है, वो उसकी कुछ मैंने आपको बताई भी हैं पहले, तो आप च्युइंगम वगैरह भी साथ रख सकते हैं, ये भी इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने में, ओवरकम करने में हेल्पफुल होती हैं। ट्रीटमेंट तो नहीं है, मगर ओवरकम करने में कुछ ना कुछ इसको रोल प्ले करती हैं।
टिनाइटस, वर्टिगो, डिजीनेस यानी कि चक्कर वगैरह आना, इस तरह के इश्यूज़ में कान बजना, ये जो है सर्क 16 ये भी बड़ी अच्छी है। अब मैं जो लास्ट सेक्शन जो मेरे जहन में आ रहा है वो क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स का है, लोशंस का है। उसमें धूप से बचाव के लिए अपने साथ कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन या क्रीम ले लें ताकि सन रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है आपकी स्किन पे कम से कम हो सके। और ज़्यादा चलना पड़ गया उम्रा हज वगैरह के सिलसिले में, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो कोई अच्छी एनाल्जेसिक क्रीम भी रख लें। कोई भी दर्द वाली क्रीम या लोशन वो लगा लें अपने मसल्स जहाँ पेन हो रही है। मसाज या मालिश के हिसाब से सऊदीया या दूसरे अरब कंट्रीज़ में ओलिव्स ऑयल भी, जैतून के तेल भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और साथ में कोई मसल रिलैक्सेंट भी ले सकते हैं जैसे टिज़ैनिडिन वगैरह। और पेन की सूरत की में कोई एनाल्जेसिक पेन किलर भी ले सकते हैं जैसे डिक्लोफेनिक वगैरह। सनस्क्रीन के हिसाब से डीप क्रीम हीट होती है वो भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। गर्मी दाने ना निकले तो उसके लिए आप प्रिकली हीट पाउडर टाइप भी कुछ साथ लेके आ सकते हैं। और स्किन पे जनरल कॉमन यूज़ के लिए आप बीटाडर्म NM ऑइंटमेंट क्रीम ये ले सकते हैं। ज़ेमसेलिक ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए। कुछ लोग बेटनोवेट एंड डर्मोवेट ऑइंटमेंट वगैरह ये यूज़ करते हैं स्किन पे, वो ले सकते हैं। ऐसी अमूमन ये जो स्किन के लिए यूज़ करते हैं लोग दाने वगैरह, रैशेज़ वगैरह के लिए, वो उसमें कोई एंटीबायोटिक होती है या कोई स्टीरॉयड होती है, किसी में कम्बिनेशन होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्किन वो यूज़ करनी पड़ती है। और अगर आइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है बाज़ दफ़ा एनवायरनमेंटल इश्यूज़ की वजह से, आंखों से पानी आना या आंखों का इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते, तो इसके लिए बेटनीसोल NI ऑइंटमेंट वो यूज़ कर सकते हैं। बल्कि आप कोई ऐसा ड्रॉप भी रख सकते हैं जो आई में भी यूज़ हो जाए और एयर्स में भी यूज़ हो जाए, दोनों में यूज़ हो जाए। उसमें चाहे आप सिंपल स्टीरॉयड वाला ले लें या चाहे एंटीबायोटिक वाला भी ले लें, या कम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं स्टीरॉयड प्लस एंटीबायोटिक, तो ऐसे ड्रॉप्स भी आप ले सकते हैं जो आइज़ और एयर दोनों में यूज़ हो सकते हैं, जैसे जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन, इनका इंडिविजुअल या कम्बिनेशन फॉर्म में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा भी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं, मगर जो जनरल यूज़ में जो आपके आ सकती हैं तो वो ये मेन मैंने आपको बता दी हैं। इनमें से कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो डिस्पेंस होती हैं, और कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन या OTC मेडिसिन है। तो लास्ट पे मैं आपको दोबारा ये इंस्ट्रक्शन कर दूँ, चाहे ये प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स हैं या नॉन प्रिस्क्रिप्शन आइटम्स हैं, इवन OTC वगैरह हैं, तो आप ये डॉक्टर की हदायत के अलावा मत इस्तेमाल कीजिए। अब ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से दवाई को मिठाई समझ के खाते रहें आप, और जिस टाइम पे मर्ज़ी खा ली, जितना मर्ज़ी टाइम गैप रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी अगर मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है तो उसको उसके टाइम पे खाएं। अगर दिन में 3 दफ़ा खानी है तो फिर 8 आवर्स का इंटरवल रखें, 2 दफ़ा खानी है 12 घंटे का इंटरवल रखें, ताकि फार्माकोकाइनेटिक के हिसाब से जो ड्रग की ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो प्रॉपर्ली बॉडी में मैनेज होता रहे। और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी या दूसरी डिजीज़ के पेशेंट्स जिनको रेगुलर कोई मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं, वो लाजमी अपनी मेडिसिन जो हैं वो लेकर आएँ साथ। अगर 1 महीने का सफ़र का प्लान है तो एहतियातन जो है वो 2 महीने की मेडिसिन साथ ले आएँ। और ये ना हो कि ज़ाहिर उनको इमरजेंसी मेडिसिन ज़रूरत होती है तो अपनी मेडिसिन ये ना हो कि सारी की सारी वो बैग में, लगेज में बुक करवा दें, उनकी पॉकेट में या हैंड कैरी में बिल्कुल कोई भी मेडिसिन उनकी अप्रोच में ना हो। तो अपनी अप्रोच में भी वो कुछ ना कुछ मेडिसिन अपनी पॉकेट में रखें या हैंड कैरी में रखें, 2-3 दिन की इस तरह की वो अपनी पॉकेट में बना के रख लें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो इनको फ़ौरी यूज़ कर सकें। और अगर किसी को BP का इशू है तो BP मीटर साथ लेकर आएँ, और डायबिटीज़ का मसला है तो ग्लूकोमीटर साथ लेकर आएँ। इसके अलावा थर्मामीटर तो हर कोई साथ लाजमी रख ले, और ये तीनों मेडिकल टूल्स आपको ख़ुद से ऑपरेट करने आते हों। और सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी मेडिसिन की ना तो ओवरडोजिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भी लेनी डोज उसकी, और ना ही अंडर डोजिंग करनी है, क्योंकि ओवरडोजिंग जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह, और अंडर डोजिंग जो है वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फिर।
और एंटीबायोटिक के सिलसिले में तो ओवरडोजिंग, अंडरडोजिंग ये दोनों रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं, या ऐसी लापरवाहियों से, ऐसी हरकतों से ड्रग टॉलरेंस जैसे इशू भी हो सकते हैं। लिहाजा मेडिसिन्स के मामले में ख़ुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें और डॉक्टर को तिब्बी मालज का दर्जा देते हुए उसी से कंसल्ट करें, उससे रब्ता करें और उसके मशवरे के मुताबिक चलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, सबकी सेहत की हिफाजत करे, सबको नेक, सेहतमंद, तंदुरुस्ती, तवानाई वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ये मुल्क, ये दुनिया और ये चैनल भी आपके अपने हैं। इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।